हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोग कार्बन के अपर रूप पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अब तक की जो क्लास हमारी चल रही थी उसमें हमने कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कार्बन के बीच में जो सहसंयोजी बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, वो पढ़ लिए थे। इसके साथ ही हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग पर बेस्ड जो इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर है वो भी हमने देखे थे। साथ में हम लोगों ने कार्बन के अलग अलग यौगिकों के नामकरण भी पढ़ लिए थे, यानी कार्बन के जो अलग अलग समूह होते हैं जो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हैं, उनके सबके IUPAC नामकरण हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के अपर रूप। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये पढ़ेंगे हम लोग आज। तो देखो, कार्बन के अपर रूप पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लें कि अपर रूप होते क्या है। तो देखो, प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं या बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। उनमें से कुछ रूप उनके बिल्कुल 100% शुद्ध हो सकते हैं, किसी में कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो उसी तत्व से मिलकर बने होते हैं। यानी एक ही तत्व प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है और अलग अलग रूपों में पाए जाने के साथ साथ उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता भी पाई जाती है। और ऐसे ही जो तत्व होते हैं उन्हें अपर रूप कहते हैं और इसी गुण को हम कहते हैं वो अपर रूपता। इसी तरह से कार्बन भी प्रकृति में बहुत सारे रूपों में पाया जाता है जिसे हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले केवल अपर रूप पढ़ लेते हैं हम लोग। अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप, केवल अपर रूप की डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले अपन। एलोट्रोप्स, तो अभी अब मैंने आपको बताया कि जब कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे जब कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, या रूप में लिख देना, एक से अधिक रूप में पाया जाता है तथा जिनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें अपर रूप यानी एलोट्रोप्स कहते हैं। तथा यह गुण अपर रूपता कहलाता है, एलोट्रोफी कहलाता है। यानी जब भी कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसके जो अलग अलग रूप होंगे वो रासायनिक गुणों यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे और इन्हीं को हम लोग एलोट्रोप्स कहते हैं। तो इसी तरह देखो, कार्बन जो है, कार्बन भी प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें कार्बन के
जिन्हें कार्बन के अपर रूप कहते हैं, जिन्हें कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आ रहे यहाँ पे कार्बन कहते हैं, जिन्हें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। यानी जिस तरह से प्रकृति में कोई भी तत्व अगर एक से ज्यादा रूपों में पाया जाए, जिनके रासायनिक गुण भी अलग अलग हो, तो उन्हें अपर रूप कहते हैं और इस गुण को अपर रूपता यानी एलोट्रोपी कहते हैं। अगर इसी तरह से जैसे और तत्व पाए जा सकते हैं, क्योंकि अपन कार्बन का लेसन पढ़ रहे थे, कार्बन का चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर कार्बन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से कार्बन भी प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बन के अपर रूप कहते हैं। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के अपर रूप। तो देखो, जो कार्बन है उसके दो टाइप के अपर रूप होते हैं। कार्बन के अपर रूप के प्रकार, यानी जो कार्बन के अपर रूप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखो, जो कार्बन होता है वो अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट होता है। एक तो कुछ एलोट्रोप्स तो वो होते हैं जिनमें कार्बन एक फिक्स स्ट्रक्चर में जुड़ा होता है, यानी कार्बन की जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होती है। और एक वो एलोट्रोप होते हैं जिनमें कार्बन की व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता। तो जिनमें कार्बन का अरेंजमेंट फिक्स होता है उन्हें तो क्रिस्टलीय, और जिनमें अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता उन्हें अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। तो जो कार्बन के अपर रूप है वो दो प्रकार के जाएंगे। कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो है क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप। यानी ये दो देख, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और ये होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय, जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं उनमें तो कार्बन एक फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, लेकिन जो अक्रिस्टलीय यानी नॉन क्रिस्टलाइन अपर रूप होते हैं इनमें कार्बन्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, कार्बन उल्टे सीधे जुड़े होते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अब फर्स्ट अपर रूप की तरफ, क्रिस्टलीय अपर रूप। हम पढ़ेंगे कार्बन का फर्स्ट क्रिस्टलीय अपर रूप। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो इसके अलग अलग रूपों में अलग अलग होता है, यानी कुछ इसके ऐसे अपर रूप भी पाए जाते हैं जिनमें तो कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो एकदम फिक्स होता है, यानी सही तरीके से अरेंज्ड होते हैं। लेकिन एक रूप वो भी होता है जिसमें कार्बन का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, वो कैसे भी उल्टे सीधे कहीं पर भी कोई सा भी कार्बन कैसे भी जुड़ा हो सकता है। तो जिसमें कार्बन की व्यवस्था फिक्स नहीं होती वो तो नॉन क्रिस्टलाइन यानी अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। लेकिन जिनमें कार्बन का अपर रूप के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन का अरेंजमेंट फिक्स होता है, कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। तो देखो, जब डेफिनेशन लिख लेते हैं, जब कार्बन
एक निश्चित व्यवस्था में, या यू कह सकते हैं फिक्स अरेंजमेंट, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो उन्हें कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। ठीक है, यानी जब कार्बन का अरेंजमेंट एकदम फिक्स रहेगा, यानी कार्बन की संख्या भी फिक्स रहेगी और कार्बन का जो अरेंजमेंट होगा वो पूरे ऑल ओवर एलोट्रोप्स में बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा, फिक्स अरेंजमेंट रहेगा, तो उन्हें हम कहेंगे क्रिस्टलीय अपरूप। और हम याद रखेंगे कि कार्बन के केवल 3 ही क्रिस्टलीय अपरूप है, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे हम यहाँ इसके। एक तो हीरा यानी डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट, और थर्ड है फुलरीन। आदि। यानी देखो क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के केवल 3 ही होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड अक्रिस्टलीय अपरूप की तरफ। सेकंड अक्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन अपरूप ले लो, कार्बन अपरूप यानी नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। यानी अब हम पढ़ेंगे कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। तो अक्रिस्टलीय अपरूप वो होंगे जिनमें कार्बन के जो अरेंजमेंट होगा वो फिक्स नहीं होगा, तो वे अपरूप, यही लिख लो, कार्बन के वे अपरूप जिनमें कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते, उन्हें कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसके, जैसे चारकोल, कोक, ये सब जो कार्बन के रूप होते हैं ये सभी एक प्रकार के अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। इसमें वो जो काजल आएगा वो भी आएगा, काजल जो बनता है, और इसका जो कालिक जो होता है, काजल और कालिक एक ही चीज होती है, ये सब इसी के एग्जाम्पल होंगे। यानी इनमें जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता, कोई सा भी कार्बन कैसे भी किसी भी तरह से, कहीं सिंगल बॉन्ड कहीं डबल बॉन्ड और कोई फिक्स्ड काउंट के साथ नहीं, कैसे भी उल्टे सीधे अरेंज्ड रहते हैं, इसीलिए इनको हम नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स कहते हैं। जबकि जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, इनमें जो कार्बन होते हैं वो एक फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। चलिए आप नोट करिए इसको, फिर हम लोग क्रिस्टलीय अपरूप जो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हीरा, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो हीरा होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, यानी प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा ही होता है।
और हीरे की जो संरचना होती है वो अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, यानी सभी कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन प्रकृति का ज्ञात सबसे अधिक कठोर और मजबूत पदार्थ भी है। यानी अब तक का जो हीरा है वो दुनिया का सबसे मजबूत कठोर पदार्थों में से एक है, जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है और साथ में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो अगर अपन कार्बन के बारे में थोड़ा नॉर्मल बात करें तो सबसे पहली बात तो अपन को इसमें ये याद रखना है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। तो फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करेंगे, कार्बन का, या लिख लो यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। यानी जो डायमंड होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, दूसरी हम बात करें तो जो डायमंड होता है वो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया, इंडिया ऐसे कुछ देशों में पाया जाता है। तो यह मुख्यतः साउथ अफ्रीका, यहां पर आप याद रखेंगे कि दुनिया का लगभग 95 जो डायमंड है वो अफ्रीका में ही पाया जाता है। अफ्रीका, ब्राजील, रसिया यानी रूस, भारत जैसे कुछ देशों में पाया जाता है, कुछ देशों में पाया जाता है। और बात करें अगर भारत की तो भारत में ये एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे इलाकों में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यह भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यानी जो डायमंड है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है डायमंड। दूसरी बात, ये विश्व के कुछ देशों में ही पाया जाता है, जैसे अमेरिका में, भारत में, ब्राजील में, रूस में, साउथ अफ्रीका में। इनमें भी सबसे ज़्यादा ऑल ओवर विश्व का 95% जो डायमंड है वो तो केवल अकेले साउथ अफ्रीका के अंदर ही पाया जाता है। और बात अगर हमारे इंडिया की करें तो इंडिया में ये केवल इन 3 ही जगहों पे स्पेशली पाया जाता है, एक तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ में। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज अगर अपन इसकी बात करें तो जो हीरा होता है यह अब तक का ज्ञात सबसे अधिक कठोर व मजबूत पदार्थ है। यानी इस पूरी पृथ्वी का, पूरी प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनमें हीरा दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत पदार्थ है। यहाँ तक कि जो पत्थर की जो मिलें होती है वहाँ पर पत्थर की कटिंग करने में, कांच की कटिंग करने में, इन सब में भी डायमंड को ही यूज़ करते हैं क्योंकि डायमंड बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो आप ये पॉइंट्स नोट करें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हीरा है उसका स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग चलते हैं डायमंड की स्ट्रक्चर की तरफ। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो देखो, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यानी जो हीरा होता है उसकी संरचना
एक क्रिस्टलीय जालक की तरह होती है। इसके अंदर प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर यानी सिंगल बंध के द्वारा जुड़कर एक चतुष्फलकीय त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। साथ में प्रत्येक कार्बन परमाणु के जो बीच की दूरी होती है वो 154 पिकोमीटर के बराबर होती है। यानी जो कार्बन इसमें अरेंज होते हैं वो सभी कार्बन एक दूसरे से 154 यानी 154 पिकोमीटर की डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। और यहाँ पर जितने भी कार्बन होते हैं वो sp3 संकरित होते हैं, यानी sp s और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर कोई भी जो जितने भी कार्बन होते हैं उनके बीच कोई सा भी बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ही कार्बन अब तक का ज्ञात सबसे ज़्यादा मजबूत और प्रबल पदार्थ होता है। तो अपन नोट करें फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर में हीरे की संरचना, हीरे की संरचना क्रिस्टलीय जालक के समान होती है। क्रिस्टलीय जालक के समान होती है। यानी देखो ये आपको दिख ही रहा होगा एक क्रिस्टल के जैसा स्ट्रक्चर है इसका। तो जो हीरा होता है उसकी संरचना एक क्रिस्टलीय जालक की तरह होती है। दूसरी हम बात करें इसका यानी हीरे का प्रत्येक कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। हीरे का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। अब अपन तीसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो है जो ये है कि इसकी संरचना में देखो आप ये देखो ये जो कार्बन है, ये जो काले डॉट बने हुए ये कार्बन ही है। तो यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है ये इधर 1 2 3 और ये पीछे देखो 3D डायग्राम है। आपको पता है कि बोर्ड पर आप 2D डायग्राम ही बनाते हो तो पीछे की साइड दिखाई नहीं देती। तो ये डेल डेस ने बना रखा है ये वाला। तो पीछे भी एक कार्बन यानी एक कार्बन परमाणु पे अन्य 4 कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं। जैसा कि आपको याद ही है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसीलिए चारों कार्बन पे प्रत्येक कार्बन पे 4 कार्बन एक एक बंध से जुड़कर और कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी करते हैं। और इसके सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड पर ही जुड़े होते हैं और सिंगल बॉन्ड की वजह से ये मजबूत होता है। साथ में इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सारे बंध पूरी तरह से बंधे होते हैं। कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी रहती है। इसीलिए कार्बन का ये जो हीरा अपरूप है ये विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके अंदर चारों बॉन्ड कंप्लीटली भरे होते हैं। इसीलिए इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से जो डायमंड होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अब अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि कार्बन की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध से जुड़ा होता है। तो हीरे की संरचना में, हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध द्वारा जुड़कर, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़कर एक चतुष्फलकीय त्रिआयामी व दृढ़ संरचना का निर्माण करते हैं। त्रिआयामी व दृढ़ संरचना का निर्माण करते हैं।
यानी जो डायमंड होता है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ एक सिंगल बॉन्ड में जुड़कर और एक 3D चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और ये काफी ठोस मजबूत होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है कि दृढ़ संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर ये जितने भी कार्बन है देखो आप, यहाँ से ये वाला कार्बन, इधर वाला कार्बन, इधर वाले कार्बन और ये पीछे जो जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई से भी आप 2 कार्बन ले लो, 2 कार्बन के बीच की जो दूरी होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। यानी अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि हीरे की संरचना में जो बंध लंबाई होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। तो हीरे की संरचना में, हीरे की संरचना में 2 कार्बन के बीच, 2 कार्बन के बीच बंध लंबाई, बंध लंबाई 154, इधर लिख दें 154 पीएम, पीएम होता है पिकोमीटर, पिकोमीटर होती है। यानी जो डायमंड होता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड पर जुड़े हैं और इन सभी कार्बन परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो बॉन्ड की लेंथ होती है, बंध लंबाई होती है, वो 154 पिकोमीटर होती है। तो आप इसे नोट कर लें और इसका स्ट्रक्चर बना लें साफ सुंदर सा, और अपन आगे चलते हैं इसके गुणों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं डायमंड के गुणों की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो वही है कि जो कार्बन है, सॉरी डायमंड है, वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो सबसे पहला तुम यही लिख लेंगे कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर व मजबूत पदार्थ है, पदार्थ, यानी जो डायमंड है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। दूसरी बात, जो डायमंड होता है वो अम्लों और क्षारों से कोई क्रिया नहीं करता, यानी जो एसिड और बेस होते हैं इससे ये कोई रिएक्ट नहीं होगा, यानी उनमें ना गलेगा ना खराब होगा। तो हीरा अम्लों व क्षारों यानी एसिड और बेस से कोई क्रिया नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो जो शुद्ध डायमंड होता है वो बिल्कुल कलरलेस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता और ये ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर डायमंड अशुद्ध है, क्योंकि आजकल ऐसे भी डायमंड मिल रहे हैं जो अशुद्ध रूप में मिलते हैं प्रकृति में, तो अशुद्ध रूप तो पारदर्शी नहीं होते, लेकिन जो शुद्ध कार्बन का शुद्ध डायमंड जो होता है वो एकदम पारदर्शी होता है और साथ में इसका कोई भी रंग नहीं होता। तो शुद्ध हीरा जो होता है, शुद्ध डायमंड, बिल्कुल प्योर डायमंड, शुद्ध हीरा रंगहीन, शुद्ध हीरा रंगहीन व पारदर्शी होता है। जो डायमंड होता है वो जो शुद्ध डायमंड यानी प्योर डायमंड होगा उसका ना तो कोई कलर होगा और साथ में उसमें आपको आर पार भी दिखेगा, वो यानी वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि डायमंड कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट बात करें डायमंड के बारे में। तो जो डायमंड होता है अगर हम इसे 900 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पे गर्म करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। यानी अगर हम इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करें, लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करें, तो जो डायमंड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्री करता है।
नेक्स्ट बात करें, जो डायमंड होता है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जो डायमंड होता है इसके स्ट्रक्चर में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से जो डायमंड होता है वो ऊष्मा और विद्युत धारा यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। तो हीरा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी इसमें ना तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ना ही ये ऊष्मा का प्रवाह करता है, यानी इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर नहीं होता। तो ये हो गए डायमंड के कुछ इंपॉर्टेंट गुण। सबसे पहला, ये प्रकृति का सबसे कठोर और मजबूत पदार्थ है। दूसरा, ये अम्लों और क्षारों से कोई क्रिया नहीं करता। तीसरा, ये शुद्ध जो डायमंड होता है वो रंगीन और पारदर्शी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 900 डिग्री से अधिक पर इसको गर्म करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो जो डायमंड होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। आप इसे नोट करें, फिर हम इसके यूज पढ़ेंगे कि डायमंड का यूज हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं डायमंड के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, यानी जो हीरा है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखो, फर्स्ट बात करें आभूषण बनाने में, यानी जो डायमंड होता है, आभूषण मतलब गहने इनके डायरेक्टली नहीं बनते, पर गहनों की जो डिजाइनिंग करते हैं, आपको पता होगा आजकल डायमंड वाले ज्वेलरी बनाते हैं लोग। डायमंड वाली बहुत सारे टाइप की ज्वेलरीज बनती है, रिंग बनाते हैं, नेकलेस वगैरह में, बैंगल्स वगैरह में। तो ज्वेलरी बनाने में भी डायमंड का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चले कांच व पत्थर काटने में, यानी देखो, क्योंकि जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत होता है, इसीलिए जिन फैक्ट्रियों में, जिन बड़ी बड़ी मिल्स के अंदर पत्थरों की और कांच की कटिंग की जाती है, वहाँ पर भी हम डायमंड को यूज़ करते हैं। तो हमारा सेकंड हो जाएगा कांच व पत्थर को काटने में। नेक्स्ट हम बात करें छिद्र करने वाले उपकरणों में, यानी ऐसे उपकरण जो छेद करने में काम आते हैं। कहीं पर बहुत सारी मशीनों में बहुत सारे, जैसे गहने ही मान लो, तो छेद करने के जो उपकरण बनाते हैं उनमें भी डायमंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम चले मोतियाबिंद निकालने वाले उपकरणों में। आपको पता होगा मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद उसे कहते हैं जब हमारा जो नेत्र का लेंस होता है, यानी हमारी आंखों का लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस, ये धुंधलापन या दूधिया कलर का हो जाता है। तो धुंधलापन आने की वजह से पहले तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और जब पूरी तरह से हमारा क्रिस्टलीय लेंस वाइट पड़ जाता है तो हमें दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, और इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो उस मोतियाबिंद को हटाने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें सूक्ष्म थर्मामीटर में, यानी बहुत ही बारीक बारीक चीज़ों का टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ें भी हैं जिन्हें आप आसानी से आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं, सूक्ष्म थर्मामीटर, उसमें भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद रॉकेट की रक्षात्मक खिड़कियाँ यानी सेफ्टी विंडो बनाने में, यानी जो रॉकेट होता है उसकी सेफ्टी विंडो बनाने में भी इसको काम में लेते हैं। तो ये हो गए आपके डायमंड के यूज़। एक बार रिपीट कर लेते हैं। डायमंड का उपयोग आभूषण यानी गहने बनाने में, यानी गहनों की सजावट के लिए होता है। कांच और पत्थर को काटने में, छिद्र करने वाले उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट मोतियाबिंद निकालने वाले उपकरणों में होता है। नेक्स्ट सूक्ष्म थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। और लास्ट है रॉकेट की रक्षात्मक खिड़कियां यानी सेफ्टी विंडो बनाने में। तो ये हो गए आपके डायमंड का यूज, और ये हमने पढ़ लिया पूरा डायमंड का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ग्रेफाइट और फुलरीन की स्ट्रक्चर और उसके जो गुण है, उपयोग है, वो पढ़ने वाले हैं। तो अब तक अपन ने जितना पढ़ा है उतना आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। साथ में डायमंड के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आप याद रखें कि जो डायमंड होता है वो पृथ्वी से 50 किलोमीटर अंदर गहराई के में पाया जाता है। जो ये शुद्ध रूप में नहीं होता तो इसको शुद्ध किया जाता है। तो पृथ्वी की 50 किलोमीटर गहराई से खोदाई करने पर डायमंड मिलता है।
दूसरी बात, जो डायमंड होता है सॉरी ये अत्यधिक चमकीला पदार्थ होता है। ये इतना ज़्यादा चमकीला पदार्थ है कि अब्जॉर्व करने वाले प्रकाश को ये वापस परावर्तित नहीं होने देता, यानी परावर्तित कर देता है, अपवर्तित नहीं करने देता, और ये प्रकाश को आर पार नहीं निकलने देता। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ डायमंड की एक और बात करें तो जो हीरा है उसकी खोज हमारे इंडिया में ही हुई थी, भारत में ही हुई थी। तो ये हो गया हमारा डायमंड। अब अपन आगे नेक्स्ट क्लास में दोनों बाकी के बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करते रहें। साथ में आने वाली 1-2 क्लास जो आएंगी हमारी, उसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन की, और साथ में एक और नेक्स्ट क्लास के अंदर कार्बन वाले जो टॉपिक है उसकी क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग पहले टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हम जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपके साथ के साथ ही उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आपको भी लगे कि आपने जो प्रैक्टिस करी है उसमें आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और दूसरी बात, आपको ये भी पता चलेगी कि जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम आप देते हैं उनमें इन टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको सोल्व करने में उन क्वेश्चनों को कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है और उसी टाइम में आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन जो सीरीज हम लोग लेकर आएंगे उसको साथ के साथ सोल्व करके देखें, और हमारे साथ साथ उसको रेगुलर हर क्लास को ज्वाइन करें। साथ में हमने जितनी भी क्लासेज है सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है। जैसे अभी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है, कुछ करंट इश्यूज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी की जो क्लासेज है उनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जब भी आप पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो तो प्लेलिस्ट से पढ़ लें, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सारे वीडियो देख के आपको उनमें से अलग अलग वीडियो छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट की हेल्प से डायरेक्ट अपने जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और उससे रिलेटेड क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखें, और टेस्ट सीरीज आने वाली है यानी क्वेश्चन सीरीज आने वाली है उसकी तैयारी में लग जाएं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आप आंसर दे सकें, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। हमारी जो क्लासेज है उसको आप उन सभी स्टूडेंट जो आपके सर्कल में उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट को अच्छे स्ट्रॉन्ग बना सकें। साथ में अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग जितनी भी क्लासेज है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। मेहनत करने से आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।